प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी सामाजिक विज्ञान। बच्चों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसमें हमने अध्याय लिया था 7 और उसका नाम था लोकतंत्र के परिणाम। तो बच्चों, ये इस लेसन का तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है और आइए हम देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था। पिछले भाग में हमने देखा था उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन। बच्चों, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी तथा वैधता बहुत मायने रखती है। और फिर हमने देखा था कि ये सरकारें जो हैं थोड़ा कम प्रभावी होती हैं और इसमें फैसला लेने में वक्त लगता है। तो बच्चों, फैसला लेने में वक्त इसलिए लगता है कि इसमें कुछ कायदे कानून के अनुसार कार्य होते हैं, बेकायदे कार्य नहीं हो सकते हैं। तो कानूनों के अनुसार जब कार्य होते हैं तो उसमें वक्त लगता है। तो ये इसकी कमी नहीं है, ये इसकी सबलता का एक साधन है। फिर हमने देखा था पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता के लिए हमने आरटीआई कानून को समझा था और फिर नियमित और निष्पक्ष चुनाव को समझा था कि ये बहुत ही जरूरी होते हैं लोकतंत्र के लिए। फिर हम लोग आए थे इसके रिकॉर्ड पर कि लोकतंत्र में क्या रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है लोकतंत्र के अपनाने से। फिर देखा गया था कि लोकतंत्र में स्वयं अपने लिए समर्थन की क्षमता है, ये स्वयं अपने लिए समर्थन पैदा कर लेता है। तो बच्चों, ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था। आइए देखते हैं इस भाग में क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि इस भाग का उद्देश्य क्या है। तो परिणामों के क्रम में हमने सबसे पहले लोकतांत्रिक परिणामों में प्राप्त किया था राजनीतिक परिणाम। अब हम प्राप्त करेंगे आर्थिक परिणामों को। तो आइए देखते हैं आर्थिक परिणाम में हम क्या प्राप्त करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि और विकास कैसे प्राप्त होता है ये समझेंगे इस भाग में, और लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या क्या हैं। आइए हम एक चित्र लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जो कि एक सिक्का है 1 रुपए का, जो द्योतक है इस बात का कि हम जो विकास देख रहे हैं वो केवल इसका आर्थिक विकास का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आर्थिक विकास कैसे होता है। हम यहाँ समग्र विकास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसके एक पक्ष केवल आर्थिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास कैसे होता है उसके साधन यहाँ पर दिखाए गए हैं बच्चों। यहाँ उद्योग धंधे दिखाए गए हैं, कृषि दिखाई गई है और यहाँ पर रुपए पैसे के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये बताता है कि इसमें हम विकास को कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम जितने हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हमने विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और हमने अपने साधनों का विदोहन किया है। बिना अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किए हम आर्थिक विकास को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये उद्योग धंधे जो हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों के उचित विदोहन का संकेत करते हैं। और एक यहाँ पे तीर का निशान दिखाया गया है और यहाँ दंड चित्र दिए गए हैं। इसमें देखिए, ये दिखा रहा है कि हम विकास को प्राप्त कर रहे हैं, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास का अर्थ होता है बच्चों प्रगति करना। तो यहाँ प्रगति का ये साइन है, ये संकेत है, ये दिखा रहा है ये चित्र। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक विकास हम कैसे कैसे करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक विकास को जानना और समझना है। बच्चों, इस भाग के चर्चा का विषय है वो है आर्थिक समृद्धि और विकास को जानना, और दूसरा है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है। तो बच्चों, आर्थिक समृद्धि का मतलब हम यहाँ समझते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है किसी
टाइम विशेष पर, किसी समयावधि विशेष पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो एक समयावधि विशेष में पूरे देश की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। और इसमें एक तत्व और शामिल होता है, गरीब जनसंख्या की कमी। यानी जितनी गरीब जनसंख्या की कमी होगी उतना माना जाएगा कि हमारा देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है। तो ये तीन तत्व हैं, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और गरीब जनसंख्या में कमी। ये तीनों तत्व बताते हैं हमारी आर्थिक समृद्धि को। तो आर्थिक समृद्धि का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले वो तीन तत्वों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है जो कि हमको आर्थिक समृद्धि की ओर इशारा करता है। फिर हम आते हैं विकास। विकास का क्या अर्थ है? विकास का सीधा सा अर्थ है बच्चों प्रगति करना, आगे बढ़ना। तो हम आर्थिक क्षेत्र में विकास कैसे करते हैं उसको हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक चित्र देखेंगे बच्चों। इस चित्र में उस अंतर को समझाया गया है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है और आर्थिक समृद्धि उसका एक भाग है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि आर्थिक विकास में समग्र शामिल हो जाता है देश का, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी प्रकार के परिवर्तनों का द्योतक है आर्थिक विकास। और आर्थिक समृद्धि में केवल हम प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और गरीब जनसंख्या की कमी का ही अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग है, ना कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास एक ही है। तो इस दोनों की अवधारणा में एक तकनीकी अंतर है जिसको समझना आवश्यक है और इसको समझें कि ये एक व्यापक अवधारणा है और ये उसका एक भाग मात्र है। तो बच्चों ये दोनों एक ही नहीं है बल्कि इसके अंदर ये शामिल होता है। यहाँ एक दूसरा चित्र हम लेंगे जो विकास को बताता है। यानी कि यहाँ पे हम आर्थिक विकास को देख रहे हैं तो ये अर्थ से संबंधित दिखाए गए हैं, जो कि गोल्ड दिखाया गया है, आपके सोने की मात्रा दिखाई गई है और मुद्राएं दिखाई गई हैं और यहाँ पर जनसंख्या दिखाई गई है जो कि विकास को इस तीर के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। यानी देश आगे बढ़ रहा है और आर्थिक पक्ष से आगे बढ़ रहा है, इन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया, यानी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाया गया है, यहाँ समृद्धि और विकास दिखाया गया है। तो बच्चों आएंगे हम इसको आगे देखेंगे। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? ये प्रश्न उपस्थित होता है बच्चों कि अगर हम एक अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं तो क्या आर्थिक विकास की उम्मीद क्या हम नहीं करेंगे लोकतंत्र से? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही के कामकाज की तुलना करेंगे। तो यहाँ हम रिकॉर्ड देखेंगे 50 से और 2000 के बीच के। तो सन 1950 से और 2000 के बीच का जब अगर हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो रिकॉर्ड में ये आता है कि जो आर्थिक समृद्धि का मामला है उसमें तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, यानी लोकतंत्र से तानाशाही थोड़ा सा आगे है। तो ये आगे कैसे है और इसका क्या कारण है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों तानाशाही जो है उसका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है और लोकतंत्र का जो परिणाम है वो थोड़ा सा उससे कम है। उसके कारण हम लोकतंत्र को खारिज नहीं कर देंगे, अर्थात
थोड़े से कमी के कारण, थोड़ा सा अंतर होने के कारण ये जरूरी नहीं है कि हम लोकतंत्र से मुंह मोड़ लें, लोकतंत्र को अपने देश से निकाल दें, क्योंकि लोकतंत्र की बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे देश को, हमारी जनता को, हमारे समग्र विकास के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कारण से हम लोकतंत्र को खारिज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारणों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आर्थिक विकास के लिए ये सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं। उसके लिए देश की जनसंख्या कितनी है वो भी निर्भर करता है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और विकसित देशों की जनसंख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं है, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, तो वो भी इस बात का आधार है। हमारे प्रति व्यक्ति आय जो कम है उसका आधार है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जनसंख्या हमारे देश की विस्फोटक है, तो विस्फोटक स्थिति वाले देश और कम जनसंख्या वाले देश दोनों में अंतर इस कारण से है, इस कारण वो विकसित हो चुके हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा, वहाँ गरीबी, ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं जो कि हमारा देश इन समस्याओं से लड़ रहा होता है। तो कम विकसित देश और विकसित देशों में ये जनसंख्या का बहुत बड़ा आधार है उनके अंतर का। इसके बाद आती है वैश्विक स्थिति, यानी कि लोकतांत्रिक शासन को अपनाने वाले जो देश हैं उसमें ये भी देखा जाएगा कि उनकी वैश्विक स्थिति क्या है, यानी विश्व में उनका स्थान क्या है। तो विश्व में जो स्थान है उनका वो भी मायने रखता है देश के आर्थिक विकास पर। अगर वो उसकी स्थिति, उनका स्थान अच्छा नहीं है पूरे विश्व के ग्लोबल एक संरचना में, तो भी विकास जो है वो प्रभावित होता है। अन्य देशों से सहयोग ये भी निर्भर करता है। ये एक ऐसा तत्व है जैसे कि अभी वर्तमान समय जैसा कि चल रहा है, सभी देश एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, हमारा एक दूसरे के सहयोग से कार्य चलता है। अगर बच्चों हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही देशों पर भी लागू होता है। जैसा कि हम सहयोग से कार्य करते हैं वैसे जो देश होते हैं, विश्व के अनेक देश, वो भी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, अपनी समस्याओं का निपटारा करते हैं। तो अगर वो देश अन्य देशों से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता है तो भी उसका आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में वस्तुएं हैं जो कि अगर उसे प्राप्त नहीं होती हैं तो विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, अन्य देशों का जो सहयोग है ये भी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई देश इस सहयोग को नहीं प्राप्त कर पाया है तो भी उसका विकास रुक जाएगा। तो जब हम विकास के परिणाम को देखेंगे तो उसमें इन तत्वों पर भी हम जाएंगे। अगर इन तत्वों को हम नहीं देखेंगे, इसकी उपेक्षा कर देंगे तो हम विकास को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और विकास का जो मूल्यांकन है वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे और मूल्यांकन हम सही से नहीं कर पाएंगे। फिर आ रहा देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएं। ये प्रत्येक देश के अपने अंदर की प्राथमिकताएं होती हैं कि उस देश ने अर्थ के क्षेत्र में कौन सी प्राथमिकता निर्धारित किया हुआ है। तो वो उसकी संरचना को द्योतक है कि उस देश ने किन प्राथमिकताओं के आधार पर देश के विकास की संरचना को निर्धारित किया है। इससे भी उसका विकास निर्धारित होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो एक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी कि कृषि का क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र को अलग अलग करके और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए बच्चों दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की व्यवस्थाओं को अपना के हमारे आर्थिक संरचना को, आर्थिक प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया था, जिससे हमारा देश आज इस स्तर पे पहुंच आया है और विकास के एक
क्रम पर आगे आकर के एक अपना स्थान वैश्विक स्थिति के रूप में बना पाया है। तो प्राथमिकताएं बहुत ही निर्भर करती हैं किसी भी परिणाम में। तो प्राथमिकताएं हमारे देश में जो चुनी गई थी वो उचित थी, उस समय के लिए प्रासंगिक थी, और अभी भी जो प्राथमिकता निर्धारित की जाती हैं बच्चों वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। पीछे बच्चों हमने अभी जिक्र किया था कि तानाशाही वाले जो देश होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो देश होते हैं उसमें थोड़ा तानाशाही बेहतर रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त होता है। तो लेकिन ये अंतर जो है वो बहुत ही नगण्य होता है, छोटा होता है, जिसको कि उपेक्षित किया जा सकता है, जिसको कि किनारे किया जा सकता है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। अब यहाँ हमारी उम्मीदें लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये होती हैं कि फिर भी तानाशाही से हम पीछे ना हो, इस बात का प्रयत्न करते रहें, क्योंकि तानाशाही एक ऐसी व्यवस्था होती है बच्चों जहाँ जबरदस्ती की प्रक्रिया लागू होती है, बलपूर्वक दमनात्मक रूप से कार्य किया जाता है। तो इस कारण से वहाँ थोड़ा सा एक अंतर आर्थिक क्षेत्र में आ जाता है, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक राज्य के रूप में कार्य करता है। सबका विकास, सबका सहयोग, इन सारे तत्वों पर आधारित है, जबकि तानाशाही में ये सारी व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ बलपूर्वक किसी को भी दबा दिया जाता है, किसी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। जबकि लोकतांत्रिक देश लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित होता है, और यहाँ ये नहीं किया जा सकता है कि किसी का दमन कर दिया जाए, जो कि तानाशाही की विशेषता होती है। तो बच्चों, तानाशाही जो प्राप्त करता है वो दमन पूर्वक प्राप्त करता है, और हम जो प्राप्त करते हैं वो सहज रूप से प्राप्त करते हैं। सबको, जनता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, सभी की आवश्यकताओं का, सभी की मनोवृत्तियों का, अपने मूल्यों का सब ध्यान में रख करके विकास की संरचना को निर्धारित किया जाता है, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता। तो हम तानाशाही के सिर्फ रिकॉर्ड को देख करके लोकतंत्र को हटा नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी विशेषताओं को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तानाशाही से लोकतांत्रिक शासन ही बेहतर है। कारण क्या है कि इसके अनेक सकारात्मक फायदे आते हैं। यहाँ पर जनता सहज रूप से हर फैसले को स्वीकार करती है, देश के कानूनों को स्वीकार करती है। हम ऐसी व्यवस्था में सहज रूप से रहना पसंद करते हैं। ऐसी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्रोह के चांसेस बहुत कम होते हैं, नगण्य होते हैं, जबकि तानाशाही व्यवस्था में अधिकांश रूप से देखा जाता है कि जन आंदोलन होते रहते हैं, जनता दुखी रहती है, त्रस्त रहती है, वो बहुत सारे मामलों पर अक्सर विद्रोह करती रहती है, और देश में एक युद्ध की स्थिति सदैव बनी रहती है, जैसे कि आंतरिक युद्ध, और कभी कभी ये बाह्य युद्ध का भी रूप ले लेती है। तो बच्चों, इसके सकारात्मक फायदे को देखते हुए हम लोकतंत्र को ही बेहतर पाते हैं। आएंगे हम अब लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों पर। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। तो बच्चे, गहरे मूल्य क्या है? वो है लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये वो गहरा मूल्य है जिसके आधार पर लोकतंत्र आधारित होता है, उस पर उसकी संरचना खड़ी होती है। यही वो भावपूर्ण पक्ष है जो कि
लोकतंत्र को सबल बनाती है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। बच्चों, इसके आसपास जो बहस होती है, जो विरोध होते हैं, जो तार्किक माहौल बनता है, उसको हम बहुत साधारण तरीके से निपटा नहीं सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पक्ष को सामने रखना पड़ता है, बहुत सारे अध्ययन करने पड़ते हैं, तब जा कर के इन बहसों का निपटारा किया जाता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हम बहस ही नहीं करेंगे, अगर हम तर्क ही नहीं करेंगे, हम उस पर विचार नहीं करेंगे, किसी भी मामले पर अगर हम अपनी राय प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तब तो फिर ये एक तरह से तानाशाही जैसा माहौल हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता, हमारा अपना पक्ष रखने का अधिकार और हमारा चुनने का अधिकार, ये सारी जो चीज़ें हैं वो समाप्त सी हो जाएंगी। इसलिए ये बहस जरूरी होती है, ये तार्किक माहौल जरूरी होता है और लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित होता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए ये बहस, ये तर्क जरूरी होते हैं और ये विद्रोह भी जरूरी होता है। हो सकता है जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसमें थोड़ी कमी हो, जिसके लिए वो विद्रोह जरूरी है, वो तर्क जरूरी है और ये बहस भी जरूरी होती है, क्योंकि अगर ये बहस ना हो तो वो पक्ष सामने नहीं आ पाता है जो कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है या एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए जरूरी होता है। तो बहस को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, बहस भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। तो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं बच्चों लोकतंत्र के विषय में, और ऐसे प्रमाण भी इकट्ठे कर लिए गए हैं जो कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता से कैसा रिश्ता है वो बताता है। तो लोकतंत्र और आर्थिक असमानता में क्या रिश्ता है वो यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य के तहत हम असमानता को कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो कम करने की कोशिश करते हैं असमानता को, अमीरी और गरीबी के अंतर को जो कम करने की कोशिश की जाती है, इसमें सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, बहुत सारे सहयोग प्रदान करती है जनता को कि वो आगे आ पाए और अमीर जनता के समकक्ष खड़े हो पाए। उनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसे अवसर दिए जाते हैं कि लोग आगे आ पाए और ये असमानता कम हो पाए। तो ये जो रिश्ता है आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता का, इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये महत्व रखता है इसलिए भी कि ये असमानता कम करके हम समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है, समानता ही उसका लक्ष्य होता है। बच्चों, यहाँ हम एक चार्ट देखेंगे जहाँ कुछ प्रमाण दिए गए हैं और ये प्रमाण हैं तानाशाहियों का और लोकतांत्रिक देशों का। तो इस तरह से हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं जिसमें बार बार तानाशाही और लोकतंत्र का जिक्र आ रहा है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोकतांत्रिक देश दिखाए गए हैं जिनका विकास दर है 3.95, सभी तानाशाहियाँ दिखाई गई हैं जिनका 4.42, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ दिखाए गए हैं तानाशाही वाले गरीब देश तथा लोकतंत्र वाले गरीब देश। अगर इन सबका अध्ययन अच्छे से किया जाए और इनके डिफरेंसेस को देखा जाए तो तानाशाही वाले गरीब देश और लोकतंत्र वाले गरीब देश, अगर गरीब देशों का सिर्फ जिक्र किया जाए तो अंतर बहुत ही कम है, दशमलव के बाद बहुत थोड़ा अंतर है। तो इस तरह से इतने अंतर पर हम इसको बहुत बेहतर साबित नहीं कर पाएंगे तानाशाहियों को, यानी कि लोकतंत्र ही सही साबित हो जाता है विकास के क्रम में। चार्ट दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर
चार्ट बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। तो यहाँ वहाँ तो हमने उस चार्ट में देखा तानाशाही और लोकतांत्रिक अंतर को, देशों के अंतर को, और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है लोकतांत्रिक देशों के अंदर में भी असमानता हो सकती है जिन देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। तो यहाँ देखा गया है दक्षिण अफ्रीका का दर, ब्राजील, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और हंगरी, ये सारे देशों ने जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है उसमें राष्ट्रीय आय का प्रतिशत दिखाया गया है जो कि 20% से ऊपर वाले जो हिस्सा है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और यहाँ पर 20% से नीचे का हिस्सा दिखाया गया है। इस अंतर को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ आय की असमानता को दिखाया गया है। तो बच्चों ये अंतर केवल लोकतांत्रिक देशों का भी अगर अंतर देखा जाए, उसका ही अध्ययन किया जाए जिन्होंने केवल लोकतंत्र को अपनाया है, तो भी उसके अंदर भी भारी आर्थिक असमानता होती है, भिन्नता होती है। केवल ये तानाशाही और लोकतंत्र का ही प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ एक कार्टून देखेंगे बच्चों। इस कार्टून में दिखाया गया है कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। तो बच्चों जो गरीब जनसंख्या होती है कहीं भी किसी भी देश की, उसमें आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और भूख ये हमेशा मौजूद रहता है। यानी गरीब वर्ग के सामने ये समस्या हमेशा रहती है, कभी भी उनको आवास नहीं प्राप्त हुआ रहता है, स्वास्थ्य की भी हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं, और स्कूल के उनको उचित शिक्षा की व्यवस्था भी उनकी नहीं हो पाती, और रोज का जो खाना है वो भी रोज का जो हमारी आवश्यक आवश्यकता है हमारी कि हम अपने पेट को कम से कम भर सकें, जीवित रह सकें, वो भी समस्या उनकी बनी रहती है। वो हमेशा भूख से लड़ते रहते हैं। तो बच्चों ये असमानताएं हमेशा बनी रहती है। गरीब के सामने ये हमेशा समस्या उपस्थित है और अमीरों के सामने ये चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं, उनको इन चीज़ों की कभी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ इस कार्टून में दिखाया गया है कि एक गरीब और अमीर के अंतर को दिखाया गया है कि यहाँ कहा जा रहा है, ओ मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे आ गए। तो ये बता रहा है तुम ही बताओ। यानी इसका कारण क्या है, वो अमीर लोग ही हैं जिन्होंने देश के और प्राकृतिक संसाधनों पर, आय पर कब्जा जमा रखा है, उसको अपने पक्ष में ज़्यादा कर रखा है, यहाँ तक कि कहा जाए कि दूसरों के अधिकारों को छीन रखा है, और ये हमेशा ही उस स्थिति में बने हुए हैं। और यहाँ एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम हमेशा ऐसे ही क्यों हो। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए ये स्वयं भी जिम्मेदार हैं।